नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव क्रेजी केमिस्ट्री ट्रिक में। आज हम क्लास 10 रसायन विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट लेसन अम्ल क्षार लवण का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इसमें एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है पीएच पैमाना। क्या है पीएच? पीएच किसे कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, अम्ल और क्षार की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, और जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। आयन तब कोई पदार्थ देगा जब वह अपने आयनों में अलग होगा। जैसे HCl को जब जल में घोला जाए तो H+ और Cl- में अलग हो, परंतु ऐसा सभी मॉलिक्यूल के लिए नहीं होता है। सभी HCl अणुओं के लिए ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में HCl अणुओं का आयनीकरण होता है। इस HCl अणुओं के आयनीकरण को अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो कुछ इस प्रकार हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 10 HCl अणु में एक अणु आयनीकृत हो तो हम इसे 1/10 लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि 100 HCl अणुओं में एक आयनीकृत हो, इसी तरह से 1000 अणुओं में से एक अणु आयनीकृत हो, इसी तरह आगे 10,000 और यह वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इस तरह से यदि हम लिखा हो और हमको इसको घात में लिखना हो तो ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन में ज़्यादा है। कैसे? प्रत्येक 10 मॉलिक्यूल पर HCl मॉलिक्यूल पर एक मॉलिक्यूल आयनीकृत हो रहा है, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा हर 10 पर एक एक HCl आयनीकृत होगा, तो H आयनों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा होगी। यदि इसी तरह से हम यह सोचें कि 100 मॉलिक्यूल थे, उसमें एक आयनीकृत हुआ है, यानी प्रत्येक 100 पर एक आयनीकृत होता है, तो H+ की संख्या कम होगी। इसका अर्थ यह है कि 10 की घात जितनी नंबर में अधिक हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। यह आगे 10 की पावर -5, 10 की पावर -6 ऐसे चलता जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि पावर जितनी छोटी है माइनस की,
उतनी ही सांद्रता ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻⁴। इस तरह से लिख सकते हैं, -4, -5, -6, -10 जितनी भी हो उस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। सन 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था SPL सोरेनसन। इन्होंने इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, आसानी से व्यक्त करने के लिए एक नए संकेत pH का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा पॉजिटिव नंबर हम लें जिसको देखकर हम यह अनुमान लगा सकें कि दिए हुए विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता, दिए हुए विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी हो सकती है। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि 10 की वह ऋणात्मक घात जो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करती है, उस विलयन का pH होती है। एक ये फार्मूला हमारा बन गया और इस फार्मूले में कहा क्या गया है, 10 की वह ऋणात्मक घात जो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण = 1 × 10⁻⁴ लिखा हुआ है, तो इस घात को ही हमने क्या मान लिया है, pH मान लिया है। अर्थात pH बराबर क्या होगा, 4 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हमें दिया हो pH बराबर 4 तो हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण आसानी से लिख सकते हैं, 10⁻⁻, pH की जगह पे 4 लिख देंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा कि प्रत्येक 10,000 पर एक मॉलिक्यूल आयनीकृत हुआ है। अब आइए देखते हैं जो ओरिजिनल परिभाषा, मुख्य परिभाषा जो दी है वह परिभाषा क्या है। इन्होंने बताया कि pH किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है या हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को हम pH मान कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, pH क्या है, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को pH कहते हैं। लघुगणक का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, जब कोई इनफाइनाइट चीज़ हो, बहुत अधिक चीज़ हो, ज़्यादा संख्या में हो, उसे आसानी से गणना करने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर pH की क्या परिभाषा है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को pH मान कहते हैं। एक फार्मूला आपका ये भी तैयार होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 10 की वह ऋणात्मक घात जो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करे, और यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक मान pH मान कहलाता है। इन दोनों फार्मूलों को बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिए
और ये आगे चलकर आपको कैलकुलेशन करने में मदद करेंगे। एक बात और समझिए, किसी विलेन में विलेन कोई बनेगा तो किस में बनेगा? जल में बनेगा। और जल जब भी आयनीकृत होता है तो H+ और OH- में आयनीकृत होता है। यदि हम इसमें कोई अम्ल मिलाएं तो अम्ल की क्या पहचान है? वो आयनों में हाइड्रोजन आयन अवश्य देंगे। और यहाँ पर जल भी क्या कह रहा है? H+ आयनों की संख्या बढ़ा रहा है। तो कुल मिला के इस विलयन में H+ आयनों की संख्या क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। H+ आयनों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी तो यह विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय विलयन हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि इस विलयन में OH- आयन भी उपस्थित हैं। अर्थात जहाँ pH की बात हम करेंगे वहाँ पर POH की बात भी होगी। तो इसी तरह से pH की जगह पर POH लेने पर यह फार्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर pH है वहाँ पर हम POH ले लेंगे। अर्थात H आयनों के जहाँ पर H आयन है वहाँ पर OH आयन भी होंगे, या OH आयन जहाँ पर हैं वहाँ पर H आयन भी होंगे, यदि वह विलयन जलीय विलयन है और आयनीकृत जलीय विलयन में ही संभव है। आयनीकरण जलीय विलयन में ही संभव है। इस फार्मूले को यदि हम चेंज करें तो ये हो जाएगा OH- आयन सांद्रण = 10⁻⁻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 ⁻
आपके पास 4 ये फार्मूले हो गए हैं और इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एक प्रश्न और आता है इसमें कि पीएच और पीओएच में क्या संबंध है, यानी पीएच और पीओएच में संबंध क्या है। पीएच और पीओएच में संबंध क्या संबंध है। पीएच और पीओएच के मान को यदि जोड़ा जाए तो यह 14 से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात पीएच और पीओएच की जो वैल्यू होती है ये 14 होती है। दोनों के जोड़, दोनों का योग 14 होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि H आयन सांद्रता और OH आयन सांद्रता में क्या संबंध है। तो इसको हम लिख सकते हैं H आयन सांद्रण इंटू OH आयन सांद्रण इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -14। एक फार्मूला ये बन गया, अर्थात किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का गुणनफल 10 की घात -14 होता है। अब हमारे पास कुल 6 फार्मूले हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फार्मूले बच्चे अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इन पर आधारित सवाल आपको आगे लगाने हैं। एक बात और समझ लीजिए, जो पीएच पैमाना है उस पीएच पैमाने पर मिडिल में 7 पीएच मान रखा गया है।
यह 7 pH मान किस विलयन का pH मान है? यह है उदासीन विलयन का मान है। यहाँ पर बात क्या कही जा रही है कि किसी विलयन में जो आयनीकरण है वो H+ और OH- आयनों पर होगा, और इन दोनों आयनों का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻14 से अधिक नहीं होगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि pH और pOH का जो योग है वो 14 से अधिक नहीं होगा। इसका अर्थ है कि pH मान 14 से अधिक नहीं होंगे, या हाईएस्ट मान क्या होगा? 14, लोएस्ट मान क्या होगा? 0, और जो मिड का मान है वो है उदासीन। उदासीन विलयन में pH और pOH की वैल्यू बराबर होती है, अर्थात 7 pH इसका होगा तो pOH कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पर थोड़ा बच्चे ध्यान दें। सात pH मान इसका होगा तो 7 pH मान इसका भी होगा। यहाँ पर 7 से आगे जाने पर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इन विलयनों का मान या इतने pH वाले विलयन क्षारीय विलयन कहलाएंगे, और 7 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 से कम pH मान वाले विलयन अम्लीय विलयन कहलाएंगे। तो सीधी सी बात है कि 0 से लेकर के 7 तक pH मान वाले विलयन अम्लीय विलयन कहलाएंगे, और 7 pH मान वाले विलयन उदासीन कहलाएंगे, और 7 से अधिक pH मान वाले विलयन क्षारीय विलयन कहलाएंगे। अम्लीय विलयन में इधर की तरफ बढ़ने पर या pH की वैल्यू कम होने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उसमें अधिक होगी, और OH आयन की सांद्रता या क्षारीय विलयन होने पर OH आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इसका उल्टा समझ लें, या pH मान यदि 7 से कम है तो H आयन की सांद्रता अधिक होगी और OH आयन की सांद्रता कम होगी। इसी तरह से OH आयन की सांद्रता अधिक होगी और H+ आयन की सांद्रता कम होगी। कुल मिला के यह बैलेंस रहना चाहता है। एक बार और ध्यान दें, ऊपर जो फार्मूले बताए गए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक मान pH मान कहलाता है। इसी तरह से किसी विलयन के हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक मान pOH मान कहलाता है। या 10 की ऋणात्मक घात जो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है, या 10 की ऋणात्मक घात जो किसी विलयन के हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण को प्रकट करती है, pOH कहलाती है। तो pH और pOH और pH प्लस pOH में संबंध क्या है? दोनों के योग 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते। H आयन सांद्रण और OH आयन सांद्रण में क्या संबंध है? दोनों के मल्टीप्लाई
1 × 10⁻⁻14 से अधिक नहीं हो सकते हैं। और ये जो pH स्केल बनी हुई है इसको भी बच्चे बहुत ध्यान से समझ लें। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम यह बताएंगे कि कैसे इन सूत्रों से क्वेश्चन को हल करें बहुत ही आसान तरीके से। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जिसमें आपको यह पता लग जाएगा, क्वेश्चन देखकर ही पता लग जाएगा कि कौन सा सूत्र इस पे अप्लाई होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। अभी तक का बच्चों का जो होमवर्क है वो ये 6 फार्मूले अच्छे से समझना और इनको तैयार करना है। अगले वीडियो में हम इन पर आधारित सवाल, इन पर आधारित प्रश्नों को लगवाएंगे, तो इसे अच्छे से स्टडी करें और लगातार वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।